महज 19 साल की उम्र में सबको हंसाने वाली और हमेशा खुश रहने वाली एक लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्सोवा से दुल्हन के लाल जोड़े में एक अर्थी उठती है और लगभग पूरी मुंबई इस जनाजे के पीछे चल पड़ती है। और ये अर्थी किसी और की नहीं बल्कि कई लोगों की ड्रीम गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन दिव्या भारती की थी, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है यश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनों के साथ बहुत अच्छे और खुश होंगे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री हुई है जो कि आज भी हिस्ट्री बनी हुई है और दिव्या भारती की मौत का रहस्य भी उन्हीं मिस्ट्री में से एक है। हमेशा हंसने और मजाक करने वाली लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी का कारण आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की ताकि उसे और आगे पढ़ाई ना करनी पड़े, क्योंकि पढ़ाई में उसका मन कभी लगा ही नहीं था। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में दिव्या भारती का जन्म हुआ। पिताजी का नाम ओम प्रकाश भारती और माताजी का नाम मीरा भारती था। पिता ओम प्रकाश पेशे से एक बीमा एजेंट थे। दिव्या भारती सबसे बड़ी लड़की थी और छोटा भाई था कुणाल भारती। दिव्या भारती ने बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था और दिव्या के प्रयास 14 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो गए थे। कई असफल प्रयासों के बाद 1990 में 16 साल की उम्र में एक सफल तेलुगु फिल्म बोबली राजा से अपने करियर की शुरुआत की और पहली फिल्म बोबली राजा के आते ही दिव्या के पास फिल्मों की बाढ़ लग गई। वर्ष 1992 में दिव्या भारती को हिंदी फिल्म विश्वात्मा से सफलता मिली। इस फिल्म में एक गाना था। इस गाने ने बड़ा मुकाम हासिल किया और सुपरहिट रहा। इस गाने के चलते दिव्या भारती सफलता की सीढ़ियों को छूने लगी थी। हालांकि जब दिव्या फिल्मों में आई तब दिव्या को श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था और उस वक्त श्रीदेवी का करियर 7वें आसमान पर था और ऐसे वक्त में होती है दिव्या भारती की एंट्री। दिव्या भारती ने एक साल में ही 10 फिल्में की थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और टोटल 14 हिंदी फिल्में की, जिनमें से 3 फिल्में दिव्या की मौत के बाद रिलीज हुई थी, जिनमें वो 80% से ज्यादा काम कर चुकी थी। और कई फिल्मों को दोबारा भी बनाना पड़ा अलग अलग हीरोइनों को लेकर जिनमें वो काम कर रही थी। दिव्या भारती 6-7 फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। तो दिव्या का कुल 20 फिल्मों का सफर और 3 साल का करियर था। यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई तो उस समय भी दिव्या ने आने वाले समय के लिए 12 फिल्में साइन कर रखी थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कई को एक्टर के साथ जोड़ा जाने लगा, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है। शोला और शबनम, दीवाना जैसी फिल्मों के लिए दिव्या भारती ने फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। इस तरह दिव्या का करियर 7वें आसमान पर था। एक बार शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया और उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी खामोशी से चुपचाप बिना किसी को बताए शादी कर ली और ये शादी हुई इस्लामिक तरीके से। काजी ने निकाह पढ़ाया और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल लिया। अब दिव्या भारती का नाम बदलकर सना नाडियाडवाला हो गया था, मगर इस शादी को छुपा कर रखा गया क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का करियर बुलंदी पर था। कहते हैं दिव्या भारती अपनी शादी के बाद कभी छुपाना ही नहीं चाहती थी, पर साजिद नाडियाडवाला के जोर देने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर दिया जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। वहां दिव्या भारती अकेले रहा करती थी और कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती भी वहां उनसे मिलने आया करते थे। तो जिस बिल्डिंग में फ्लैट था उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट और तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पे 3 बेडरूम का फ्लैट था जिसमें अब दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और उस शूटिंग को कंप्लीट करके 5 अप्रैल 1993 की दोपहर दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती हैं। उस शूटिंग के दौरान उनकी पैर की उंगली में चोट आ गई थी, तो बकायदा उन्होंने एक बैंडेज वहां पे लगा रखी थी। अब इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद दिव्या भारती के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। तो हैदराबाद से लौटने के बाद जिस दिन दिव्या मुंबई आई, एक 4 बेडरूम के फ्लैट का डील किया और इस डील से वो बहुत खुश थी। ये सारी बातें उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन के वक्त सामने आई। उस दिन दिव्या भारती ने अपने भाई कुणाल भारती को भी अपने घर बुलाकर इस नए फ्लैट की बात बताई। नए फ्लैट की बात दिव्या भारती ने अपने माँ बाप को भी बताया और कहा कि अब सब साथ में ही एक ही घर में रहेंगे। ये सारी बातें 5 अप्रैल की हैं और अगले दिन 6 अप्रैल को दिव्या भारती किसी शूटिंग के सिलसिले में बाहर जाने वाली थी, लेकिन पैर में चोट आने की वजह से वो एक दिन शूटिंग पोस्टपोन करना चाहती थी। इसके लिए दिव्या ने प्रोड्यूसर से भी बात की और प्रोड्यूसर मान गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में होती है। तो उनकी एक दोस्त नीता लुल्ला, जो कि पेशे से एक फैशन डिजाइनर है, तो उस दिन नीता लुल्ला का फोन आता है
और वो कॉस्ट्यूम के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए दिव्या भारती नीता लुल्ला को अपने घर पे बुला लेती हैं। तो रात के करीब 9 से 10 के आसपास नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला, जो कि एक पेशे से साइकेट्रिक हैं, दोनों दिव्या भारती के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और साथ में दिव्या भारती भी होती है। और उनके अलावा घर में एक मेड भी थी जिसका नाम था अमृता, और ये वही मेड है जो बचपन से दिव्या भारती का ख्याल रखती आ रही थी और दिव्या भारती के साथ उसी अपार्टमेंट में रहने लगी थी। और दिव्या भारती की मौत के 1 महीने बाद ही उस मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये भी एक हैरान करने वाली बात है। तो अब घर में टोटल 4 लोग थे, नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला, उनकी मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। उसके बाद तीनों आपस में डिस्कशन करने लगे आने वाली फिल्म की कास्टिंग के बारे में, और साथ में ड्रिंक भी चल रही थी। टेबल पे एक ब्लैक लेबल की बोतल थी और मॉरिशस ब्रांड की रम थी। दिव्या भारती रम पी रही थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेबल पी रहे थे। तो उस वक्त तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस घर में टोटल 4 लोग थे। 3 लोग ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। नीता लुल्ला, उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला और मेड अमृता किचन में स्नैक्स बना रही थी। बीच बीच में दिव्या भारती अपनी मेड को आवाज लगाती और स्नैक्स मंगाती, और ऐसा करते करते रात के करीब 11 बज गए। और तब तक उन लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, स्पेशली दिव्या भारती ने। उसके बाद दिव्या भारती किचन में जाती है और किचन के पास ही एक विंडो थी। ये वही विंडो है जो पार्किंग एरिया की तरफ खुलती थी, जिसमें लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था। हालांकि मुंबई में जितने भी अपार्टमेंट होते हैं सभी में लोहे का ग्रिल और शीशे अनिवार्य रूप से लगे होते हैं सेफ्टी के लिए, पर उस तुलसी अपार्टमेंट के किचन की विंडो में लोहे का ग्रिल नहीं था। तो जब वो उस किचन में किसी काम से जाती हैं और वो जो खिड़की की दीवार थी वो 12 इंच चौड़ी थी, जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो नशे की हालत में उस खिड़की की दीवार पर पीठ बाहर की तरफ करके और चेहरा अंदर की तरफ करके बैठती हैं, और इसी चक्कर में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरती हैं, और जहां वो गिरी वो पार्किंग की जगह थी। लेकिन हमेशा कोई ना कोई गाड़ी वहां पे पार्क जरूर होती है, मगर 5 अप्रैल 1993 की रात लगभग 11 बजे उस तुलसी अपार्टमेंट के पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी। हालांकि ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी से अगर काम पर जाते तो उस वक्त तक वापस आकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दिया करते थे, मगर उस रात पूरी पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या साजिश कहें या हैरान कर देने वाली चीज कि उस दिन एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। फर्श कंक्रीट का था, तो दिव्या भारती उस किचन की विंडो से सीधे पीठ के बल नीचे फर्श पे जा गिरी। उनकी पीठ और सिर में बहुत अधिक चोटें आईं। जैसे ही दिव्या भारती खिड़की से गिरती हैं, इधर मेड अमृता बहुत तेजी से सीखती हैं। इस पूरे हादसे को होने में महज 3 मिनट का वक्त लगा। मतलब कि जब वो ड्राइंग रूम से उठकर किचन में जाती हैं, उसके बाद उस विंडो के 12 इंच की दीवार पर बैठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। और इस दौरान दोनों मियाँ बीवी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उसके हस्बैंड ड्राइंग रूम में बैठकर VCR देख रहे थे और उसी में खोए हुए थे। और ड्रिंक के दौरान बीच में कई बार दिव्या भारती वहां से उठकर गई, मगर हर बार की तरह वापस आ गई। लेकिन इस बार जब वो जाती हैं और तो नीचे गिर जाती हैं। अब इसे इत्तेफाक कहें, साजिश कहें या हैरान कर देने वाली चीज कि उस दिन वहां पर एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। मेड के चीखने के बाद ये सारे लोग नीचे पहुंचते हैं और उसके बाद आसपास के पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन दिव्या भारती को एक पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लहूलुहान थी। पर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं और डॉक्टर चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब वो ऊपर से गिरने के बाद तो जिंदा थी, लेकिन जब वहाँ हॉस्पिटल पहुंची तो रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद उनकी मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन हो गया कि एक मशहूर अदाकारा अब उनके बीच नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जांच मुंबई की वर्सोवा पुलिस ही करती है और इंस्पेक्टर जाधव इस इन्वेस्टिगेशन को डील करते हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो बाकी के 3 लोगों से भी पूछताछ की जाती है जो उस वक्त फ्लैट में मौजूद थे। बाकी इस मामले से जुड़े हुए और भी लोगों से पूछताछ की जाती है। कूपर हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने दिव्या भारती की बॉडी का मुआयना किया था, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में से एक नेचुरल डेथ करके अपनी रिपोर्ट को क्लोज कर दिया था, लेकिन इस बात पर बाद में काफी बहस भी हुई क्योंकि उस रिपोर्ट में कोई ठोस कारण नहीं लिखा था। उसके बाद जितने भी बयान लिए गए तो उससे ये क्लियर हुआ कि ये एक एक्सीडेंट था और इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और 3 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी ये थी कि ये सुसाइड भी हो सकता है और इसके बाद सुसाइड के एंगल से जांच की गई कि ये आत्महत्या क्यों, क्योंकि थोड़े दिन पहले शादी की है, फिल्मी करियर भी अच्छा चल रहा है, पैसे भी अच्छे खासे हो गए थे और यहाँ तक कि उसी दिन मुंबई में एक 4 बेडरूम का फ्लैट भी बुक कर लिया था, तो वो बहुत खुश थी। तो ऐसा होने की वजह से ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई कि आत्महत्या भी हो सकती है।
दूसरी थ्योरी कि दिव्या भारती का साजिद नाडियाडवाला की माँ यानी कि अपनी सास से अच्छे रिश्ते नहीं थे। साजिद नाडियाडवाला की माँ शुरू से ही शादी के खिलाफ थी और ये आरोप दिव्या भारती के घर वालों के हवाले से भी सामने आए। शायद साजिद नाडियाडवाला के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर था और इन वजह से दोनों मियाँ बीवी के जो बीच संबंध थे वो बहुत खराब हो चुके थे। दिव्या भारती की उम्र महज 19 साल की ही थी और वो इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड कर लिया। पर ये सारी बातें एक थ्योरी ही रही और कभी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग पाए जिससे ये साबित हो सके कि ये एक सुसाइड था। अब एक तीसरी थ्योरी भी सामने आई कि ये ना तो सुसाइड है ना ही एक्सीडेंट, तो हो सकता है ये एक मर्डर भी हो। अब सोचने वाली बात है कि मर्डर क्यों। अब उसमें 3 चीजें पुलिस के सामने आई कि क्या साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है और क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से साजिद नाडियाडवाला के द्वारा दिव्या भारती को किसी बात के लिए फोर्स किया जाता रहा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है और दिव्या भारती ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया हो, या फिर साजिद नाडियाडवाला पे जो फैमिली का प्रेशर था उस रिश्ते को लेकर उन पर कोई असर पड़ा हो, या फिर अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती का किसी और को एक्टर के साथ अफेयर की बात सामने आ गई हो जो साजिद को यह बात पसंद ना आई हो। इन सभी पहलुओं को सामने रखकर पुलिस ने अपनी जांच की और काफी समय तक साजिद नाडियाडवाला शक के घेरे में रहे। इसके अलावा एक बात और सामने आई कि जिस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट के किचन की विंडो से गिरकर दिव्या भारती की मौत हुई थी उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था जो कि सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि अगर विंडो को बाहर की तरफ धक्का दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली विंडो वापस बंद हो जाए। पर पुलिस ने जांच की और सभी का बयान दर्ज किए तो दिव्या भारती की मेड अमृता ने बताया कि इस विंडो में भी स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उस दिन ये ऑटो स्टॉपर गायब था। अब ये इत्तेफाक था या कोई साजिश, ये कभी साबित नहीं हो सका। तो कुल मिलाकर पुलिस ने एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर तीनों एंगल से इस केस की जांच की, पर कभी कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। 5 अप्रैल का यह हादसा होता है और 7 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी जाती है। 1993 से लेकर 1998 तक पुलिस इस केस की जांच करती है, जिसमें सैकड़ों लोगों से बातचीत की जाती है, कई को-एक्टर से पूछताछ की जाती है, जिसने पोस्टमार्टम किया उससे भी बातचीत की जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने एक बात बताई थी कि दिव्या भारती की बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी, तो हो सकता है बेहद नशे की हालत में दिव्या भारती उस विंडो से गिर गई या गिरा दी गई। ये कभी साबित नहीं किया जा सकता और कोई विटनेस भी इस बात का सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर सारी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि दिव्या भारती की मौत एक्सीडेंटल मौत थी। बेहद नशे की हालत में ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई और उस विंडो पर बैठते वक्त दिव्या भारती अपना बैलेंस नहीं बना सकी और सीधे नीचे गिर गई और नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। ऐसा कहकर पुलिस ने दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया और आज भी इसका स्टेटस यही है। दिव्या भारती की मौत का असली कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है और आज भी ये सवाल उठते हैं कि उनकी मौत एक हादसा थी, सुसाइड या फिर मर्डर। आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस घर में जो 3 लोग थे, एक वो मेड जिसकी ठीक 1 महीने बाद ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई और दोनों हस्बैंड वाइफ नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला का कहना था कि क्योंकि उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर वो VCR देख रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे तो वो उसी में बिजी थे। तो उस आखिरी 3 मिनट में क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा कई बार अलग अलग वक्त में कई बातें सामने आती रहीं जो उनकी मौत को लेकर कभी साबित ही नहीं हो पाया। पुलिस की आखिरी रिपोर्ट आने के बाद कई लोग आज भी यकीन नहीं करते कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। एक उभरती हुई अदाकारा जिसने महज 16 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्मों से शुरुआत की, 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आई, 18 साल की उम्र में साजिद नाडियाडवाला से शादी की और 19वें साल में उसकी मौत हो गई। ये बड़ा ही अफसोसजनक था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी और कहानियों को आप मिस ना कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।